नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ अमृता चौहान और मैं हूं आपके साथ कृतिका। खास बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, जहां विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी में अब गठबंधन की खबर आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं लखनऊ से। इस वक्त की बड़ी खबर, विधानसभा चुनाव जो अगले साल 2022 उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होने हैं उससे जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी गठबंधन कर सकती है। थोड़ी देर में होगी डॉक्टर संजय निषाद और धर्मेंद्र प्रधान की यह मुलाकात। धर्मेंद्र प्रधान प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस गठबंधन का ऐलान कर सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। तो आपको बता दें कि कल बीजेपी ने बैठक में यह फैसला लिया था और आपको बता दें कि पहले से ही न्यूज़ वन इंडिया आपको बता रहा था कि माना यह जा रहा है कि जो संजय निषाद हैं वो बीजेपी के साथ गठजोड़ कर सकते हैं और ये लगातार खबर हम आपको दिखा रहे थे। इस तरह के कयास लगाए जा रहे थे और एक बार फिर से अब यह खबर पुख्ता होने जा रही है। माना जा रहा है कि अब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जो दोनों की मुलाकात हुई है, उसमें अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह ऐलान किया जाएगा कि बीजेपी और संजय निषाद दोनों हाथ मिला सकते हैं। आपको हम बता दें, ओपी राजभर जो लगातार नाराज चल रहे थे जब वो बीजेपी के साथ थे, जब बीजेपी से उन्होंने नाता तोड़ा तो लगातार हमलावर हैं और माना यह जा रहा है कि वो काम खराब कर सकते हैं बीजेपी का। ऐसे में संजय निषाद यहां पर उनके लिए डैमेज कंट्रोल का काम करेंगे। और हमारे साथ इस वक्त संवाददाता जुड़ गए हैं मनीष, आज बहुत बड़ी खबर है बीजेपी के लिए भी और संजय निषाद, क्योंकि लगातार न्यूज़ वन इंडिया भी ये बताता रहा है कि दोनों के बीच गठजोड़ होने की कवायद चल रही है और माना यह जा रहा है कि अब से थोड़ी ही देर में इस पर मुहर भी लग जाएगी। निश्चित तौर से देखिए, आपको बता दूं कि कल रात जो कोर कमेटी की मीटिंग हुई थी जो मुख्यमंत्री आवास पे, उस पर इसकी रूपरेखा तय मान ली गई थी और उस पर अंतिम मुहर लग गया था। अब से कुछ देर बाद 10 बजे से प्रदेश कार्यालय पे धर्मेंद्र प्रधान जो कि चुनाव प्रभारी उत्तर प्रदेश विधानसभा के, उसके साथ ही साथ डॉक्टर संजय निषाद जो कि निषाद पार्टी के अध्यक्ष है, उनकी एक बैठक होने जा रही है। उस बैठक के खत्म होते ही करीब 11 से 11:30 के बीच में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। उसके बाद इसका ऐलान कर दिया जाएगा। पर न्यूज़ वन इंडिया आपको बता रहा है सबसे पहले कि निषाद पार्टी और बीजेपी का जो गठबंधन है वो तय है। दोनों एक साथ आगामी 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ेंगी। तो ये सबसे अहम जानकारी निकल के आ रही है और धर्मेंद्र प्रधान इसका आपसे कुछ देर बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है प्रदेश कार्यालय में उसका ऐलान की जा सकती है और माना जा सकता है कि संजय निषाद जो डॉक्टर संजय निषाद है वो भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहेंगे और दोनों उस समय संयुक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा सकती है और उसमें इसका ऐलान किया जा सकता है। अब देखना ये होगा कि जो इसका जो असर होगा वो कितना होता है, क्योंकि उधर जो राजभर है ओपी राजभर वो भी लगातार कवायद बनाए हुए हैं। जो छोटी पार्टियां, जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उनसे लगातार संपर्क बनाए हुए हैं। हालांकि अभी उन्होंने कोई गठबंधन का ऐलान नहीं किया है, हाथ पांव सब जगह मार रहे हैं। पर इस बार बीजेपी ने एक बार फिर से, जैसे बूथ कैंपेनिंग बात करते हैं वैसे ही एक बार फिर से छोटी दलों को साधने में एक बार बीजेपी आगे निकल गई है और संजय निषाद की सबसे बड़ी कामयाबी मानी जाएगी। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक की जो उनका फासला रहा था, जो दौड़ भाग रही थी, आज उसको मुकाम मिल गया है। अब से कुछ देर बाद इसका औपचारिक ऐलान यहाँ पर है कि जैसा कि आपने ओपी राजभर की चर्चा की और माना यह जा रहा था कि ओपी राजभर लगातार छोटी छोटी पार्टियां उनसे संपर्क कर रहे हैं, उन्हें जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और वो बीजेपी के वोट काटने का काम करेंगे। ऐसे में संजय निषाद जब ये साथ हटे हैं बीजेपी के, तो ये कितना तालमेल अच्छा रहेगा और कितना फायदेमंद होगा बीजेपी के लिए? देखिए, हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी। अगर हम चुनावी सरगर्मी की बात करते हैं, चुनावी गठजोड़ की बात करते हैं, तो ये छोटी क्षेत्रीय पार्टी होती हैं, इनका अपना एक वोट बैंक होता है। हम निषाद पार्टी की बात करेंगे तो गाजीपुर, वाराणसी, गोरखपुर और जो पूर्वांचल के तटीय इलाके हैं, बलिया, इन सब में उनका असर पड़ता है। 4 से 5% का वोट बैंक माना जाता है, जो कि अगर आप पूर्वांचल की बात करेंगे, क्योंकि बीजेपी, सपा, बसपा, कांग्रेस भी अब आ गई है, तो इनके जो वोट बैंक है उसके बाद जो 4 से 5% वो जो वोट बैंक बचता है उसमें बहुत बड़ी माना जाता है कि उसमें अगर आपकी पकड़ होती है तो माना जाता है कि उधर की जो 100 सीटें हैं उसमें से आपकी 30 से 40 सीटों पे ये असर पड़ती है, जो कि बहुत बड़ा माना जाता है। अगर आप देखते हैं, अगर आप पूर्ण बहुमत की तरफ नहीं जा रहे हैं तो जो लास्ट में अगर आपके पास जो पड़ती है तो यही छोटी पार्टियां, यही क्षेत्रीय पार्टियां आपकी मझधार का किनारा लगाती हैं। उसी के तहत आज देखा जा रहा है कि निषाद पार्टी जो है उसका गठबंधन कर लिया गया है। हमने देखा था कि पहले जब राजभर को बहुत छोटी पार्टी मानी जाती थी, पर 5% जो वोट बैंक था उसको असर किया गया था और उनको सरकार में भी शामिल किया गया था।
निषाद पार्टी को भी इसी तहत लिया जा रहा है और माना यह जा रहा है कि जब निषाद पार्टी के साथ ऐलान कर दिया जाएगा उसके बाद डॉक्टर संजय निषाद को एमएलसी बना के उत्तर प्रदेश से एमएलसी भी बनाया जाएगा, जिसका नाम तय माना जाएगा। तो एक साथ हम लौट कर आएंगे। तो आपको बता दें कि अभी इस वक्त थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है और इसी में ऐलान किया जाएगा कि क्या कुछ दोनों के बीच बातचीत हुई है और धर्मेंद्र प्रधान प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। संजय निषाद से भी इनकी मुलाकात आज होनी है। बढ़ते आगे, यूपी में बीजेपी के पन्ना प्रमुखों की बैठक होने जा रही है। प्रदेश के सभी बूथों पर बूथ समिति पन्ना प्रमुख बैठक करेंगे और आपको बता दें कि पंडित दीनदयाल जयंती भी मनाई जाएगी, यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। तो यह एक नई रणनीति होगी बीजेपी की तरफ से और इस रणनीति के तहत बूथ को और मजबूत करने के लिए बूथ पर जाकर लोगों से संपर्क करने की कोशिश की जाएगी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती मनाई जाएगी। तो बिल्कुल इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अब एक नई रणनीति बनाती हुई नजर आ रही है। प्रदेश के सभी बूथों पर समिति जाएगी, पन्ना प्रमुख बैठक इस दौरान करेंगे और साथ ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती भी मनाई जाएगी। यानी कि 2022 जो चुनाव है उसको लेकर के बीजेपी कमर कसती हुई नजर आ रही है, लोगों से भी मुलाकात कर रही है और बूथ बूथ पर जाकर के लोगों को जोड़ने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी करती हुई नजर आ रही है कि कहीं से भी कोई भी कमी ना रह जाए। जो नतीजे 2017 में रहे, कुछ इसी तरीके के नतीजे भारतीय जनता पार्टी इस बार भी मांगती है। और हम बता दें कि यूपी में बीजेपी के पन्ना प्रमुखों की बैठक आज है। प्रदेश के सभी बूथों पर समिति पन्ना प्रमुख बैठक करेंगे। जो बूथ समिति हैं वो बैठक करेंगे। मनीष मिश्रा संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मनीष, आज पन्ना प्रमुखों की अहम बैठक है और बैठक में क्या कुछ खास होगा, क्या कुछ रणनीति होगी, क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर यह तमाम रणनीति बनाई जा रही है और जो बैठकें चल रही हैं वो भी उसी को देखकर किया जा रहा है। निश्चित तौर से आपको बता दूं कि सबसे पहले बीजेपी की रणनीति समझने की बात करनी पड़ेगी। अगर बीजेपी की आप स्ट्रैटेजी देखेंगे तो सबसे अलग होती है और सबसे तेज और सबसे सटीक मानी जाती है। चुनाव खत्म होते ही वो चुनाव में लग जाते हैं। अपना बूथ सबसे मजबूत, ये नारा दिया था अमित शाह ने और इसी को लेते हुए आज भी वो बात कही जाती है। कोई बड़ा लीडर आता है वो बूथ अध्यक्ष, जो सबसे छोटी स्तर, जो ग्रास रूट लेवल का नेता था, उससे डायरेक्ट संवाद किया जाता है तो एक मनोबल बढ़ता है। उसी के तहत पन्ना प्रमुख आते हैं। एक पन्ना प्रमुख के जो पन्ना प्रमुख होता है उसके अंतर्गत 60 उम्मीदवार होते हैं, जो माफ करिएगा 60 वोटर होते हैं, उनकी लिस्ट बनाने की जिम्मेदारी होती है अपने क्षेत्र की। तो आप समझ सकते हैं कितनी बारीकी, कितनी माइन्यूटी वो अपना करते हैं। और आज जब उन पन्ना प्रमुखों के साथ संवाद किया जाएगा और उनके साथ उनका मनोबल बढ़ाएगा तो यकीनन इसका इफेक्ट आने वाले चुनाव में देखा जाएगा। बूथ लेवल की जो बात करेंगे, बूथ लेवल पे इन पन्ना प्रमुखों के साथ संवाद किया जाएगा, कैसे जो नीतियां हैं, जो रणनीतियां हैं, उन 60 जो वोटर होंगे उनको साधने का काम एक एक पन्ना प्रमुख के नाम पे रहता है। एक एक पन्ना प्रमुख की जिम्मेदारी रहती है। उस पन्ना प्रमुख की जिम्मेदारी उन 60 वोटरों को बीजेपी की तरफ कन्वर्ट करने की होती है। अब ये देखना होगा कि क्या जो रणनीतियां हैं, जो नीतियां हैं केंद्र सरकार की और प्रदेश सरकार की 4.5 साल में जो उपलब्धियां हैं, वो किस तरीके से इनको आम जन तक बताई जाए। जो केंद्र सरकार की नीतियां थी वो प्रदेश सरकार के द्वारा कैसे पहुंचाई गई है, ऐसी जानकारी उनके तक पहुंचाई जाए। और जो उपलब्धियां हैं प्रदेश सरकार की, जो वर्तमान में अभी सरकार कर रही है, कामकाज कर रही है, उसको कैसे जन जन तक पहुंचाया जाए, ये बात भी आज डिस्कस की जाएगी। और ये जो बैठक मानी जा रही है बहुत अहम मानी जा रही है, क्योंकि इसके बाद अक्टूबर और नवंबर में माना जा रहा है कि जो प्रदेश के जो प्रभारी बनाए गए हैं वो दौरा करेंगे और वहां पे जाके इन जिला अध्यक्षों के साथ, बूथ अध्यक्षों के साथ और पन्ना प्रमुख के साथ एक बैठक भी करेंगे। तो उसके पहले का जो होमवर्क है वो करने में तैयारी शुरू कर दी गई है और माना ये जा रहा है कि इसका इफेक्ट आगामी 2022 के चुनाव में जरूर मिलेगा। पर इसको जो शुरुआत है वो आज से की जा रही है और इसकी जो निगरानी है वो खुद धर्मेंद्र प्रधान और प्रभारी जो यहाँ के राधा मोहन सिंह है उनके द्वारा की जाएगी और एक एक पन्ना प्रमुख और एक एक बूथ अध्यक्षों के साथ उनका संवाद भी किया जाएगा। जी बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मनीष तमाम जानकारी देने के लिए। तो कहीं ना कहीं 2022 के चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार एक के बाद एक रणनीति अपनी बना रही है और लोगों से जुड़ने की कोशिश कर रही है। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। सीएम योगी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का महाराजगंज दौरा है। इसकी बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का महाराजगंज दौरा है आज और साथ ही चौक बाजार में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ जनसभा करते हुए भी योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। एक जनसभा में महंत अवैधनाथ की प्रतिमा का अनावरण करते हुए भी नजर आएंगे। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का महाराजगंज दौरा है और इस दौरे के साथ ही जनसभा भी करते हुए नजर आएंगे। चौक बाजार में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोनों ही जनसभा को संबोधित करेंगे। बिल्कुल कृतिका, महंत वैद्यनाथ की प्रतिमा का अनावरण भी है और इस दौरान यहाँ पर जनसभा भी है। तो आज कितने लोग आएंगे ये भी देखने वाली बात होगी। सीएम योगी को सुनने के लिए चौक बाजार में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी यहाँ पर रहेंगे, वो भी जनसभा करेंगे, लोगों को संबोधित करेंगे और खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी जनसभा करेंगे। तो दोनों यहाँ पर मौजूद रहेंगे। आज संत वैद्यनाथ हैं, उनकी प्रतिमा का अनावरण है और यहीं पर लोगों के आने का इंतजाम किया गया है। हालांकि अभी ये साफ। और महाराजगंज से संवाददाता अभिमुक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। अभिमुक्त, कितनी देर में यह कार्यक्रम शुरू होगा, कितनी तादाद में लोग यहाँ पर आएंगे और उनकी व्यवस्था किस तरह से की गई है? जी बता दें, आज भारत सरकार के रक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का महाराजगंज जिले में आगमन है। रक्षा मंत्री आज करीब 2:45 पे महाराजगंज के चौक बाजार महंत अवैधनाथ इंटर कॉलेज में पहुंचेंगे। वहां गोरख पीठाधीश्वर महंत अवैधनाथ की जो मूर्ति का अनावरण करेंगे। उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी भी मौजूद रहेंगे। करीब एक घंटे का ये पूरा कार्यक्रम है। उसमें रक्षा मंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे और सर्वप्रथम तो सबसे पहले वो एक मूर्ति का जो महंत अवैधनाथ है उनकी मूर्ति का अनावरण करेंगे। तो जो सबसे प्रमुख कार्यक्रम है वो महंत अवैधनाथ जो ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ हैं उनकी मूर्ति का अनावरण है। उसके बाद एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो करीब बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। अखाड़ा परिषद में उत्तराधिकारी को लेकर और विवाद बढ़ गया है। बलवीर गिरी को उत्तराधिकारी बनाने पर विवाद बढ़ा है और आपको बता दें कि जो सुसाइड नोट था उसी में बलवीर गिरी का नाम था और अब जो संत हैं वो कह रहे हैं कि बलवीर गिरी को उत्तराधिकारी नहीं बनाया जा सकता क्योंकि अभी जांच चल रही है और इस वक्त क्योंकि ये जांच का विषय है कि क्या उन्होंने आत्महत्या की थी या फिर उनकी हत्या हुई है, क्योंकि संत समाज ये कह रहा है कि इसकी जांच होनी चाहिए और उनकी हत्या मान रहे हैं संत समाज। उनका कहना है कि वो ऐसे जान नहीं दे सकते, उनकी हत्या की गई है, इसलिए सुसाइड नोट को सीरियसली नहीं लेकर इनको उत्तराधिकारी नहीं बनाया जाना चाहिए बलवीर गिरी को। तो और प्रयागराज से आलोक मालवीय लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइव। आलोक, यहाँ पर जो उत्तराधिकारी है उसको लेकर अब विवाद बढ़ता जा रहा है, वहां भी फिलहाल क्या कुछ हो रहा है? देखिए, मठ की अकूत संपत्ति होती है, उसी अकूत संपत्ति को अर्जित करने के लिए जो यहाँ पर है वो सारा षड्यंत्र रचा गया है, ऐसा मठ बागंबरी गद्दी के अन्य लोग हैं उनका कहना है। इसके साथ ही जो अखाड़ा परिषद उसने जो अपनी विशेष बैठक शुरू करनी थी वो नहीं की है। उसने कहा है कि अभी जब ये पूरा मामला शांत हो जाएगा उसके बाद ही हम लोग उत्तराधिकारी का चुनाव करेंगे और उत्तराधिकारी को मानेंगे। फिलहाल अभी पूरा मामला विवादित चल रहा है, जिस वजह से बलवीर गिरी के ऊपर शक की सुई घूम रही है और उसके इर्द गिर्द ही सारी जांचें अभी चलेंगी। इसके बाद जैसे ही सीबीआई जांच पूरी करेगी, दूध का दूध पानी का पानी होगा, उसके बाद ही जो ये मठ है इस मठ का उत्तराधिकारी घोषित किया जाएगा और उसके साथ ही पंच परमेश्वर उसे शाल ओढ़ाकर उनका स्वागत करेंगे, उनका पट्टाभिषेक करेंगे। ये काफी महत्वपूर्ण बात है कि इतनी जो अकूत संपत्ति है, इस अकूत संपत्ति का स्वामी आखिर होगा कौन जी। इसी बारे में अखाड़ा परिषद और निरंजनी अखाड़ा, इसके साथ ही जो अखाड़ा है मठ बागंबरी गद्दी, इन सभी के बारे में बातचीत चल रही है। फिलहाल प्रशासन ने भी इस पर कुछ हस्तक्षेप करने से इनकार किया है, लेकिन जो साधु संत हैं उनकी जो सर्वोच्च संस्था है अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद, उसी के अध्यक्ष थे महंत नरेंद्र गिरी। तो फिलहाल अभी उसी पर मंथन चल रहा है। जी आलोक, क्या कुछ दिनों के लिए जैसे कार्यकारी अधिकारी बनाया जाता है आम तौर पर जैसे पॉलिटिक्स में होता है, तो इसी तरह से जो आप जैसे बता रहे हैं कि निरंजनी अखाड़ा या जो अखिल भारतीय परिषद जो अध्यक्ष हैं हम नहीं रहे, तो उनकी जो जिम्मेदारी होती है उसके लिए तमाम संत इकट्ठा हो रहे हैं, बैठक करेंगे, तो क्या कोई कार्यकारी तरह का कोई किसी को जिम्मेदारी दी जाएगी कि तत्काल ये जिम्मेदारी ये शख्स है, ये संत हैं जो निभाएंगे? क्योंकि बलवीर गिरी पर तो शक
की सुई घूम रही है, कोई भी उनको कार्यकारी पद भी नहीं देने को तैयार होगा जिस तरह के ये एक बार राज बेपर्दा हो रहे हैं। तो क्या लगता है कि आज, क्योंकि जो जांच शुरू हुई है वो लंबी भी खिंच सकती है, क्योंकि अभी कुछ तय नहीं है कि कब तक सीबीआई है पूरी जांच कर पाएगी, तो ऐसे में इतने दिन कौन इस पूरे कामकाज को देखेगा? जी देखिए, आज महाराज श्री का रोट महोत्सव है। जब किसी साधु संत की मौत होती है तो उसका रोट महोत्सव होता है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, रोट महोत्सव। इसमें रोटी खिलाकर साधु संत जश्न मनाते हैं कि वह परम लीन में विलीन हो गया है हमारा संत। इसको लेकर आज रोट महोत्सव होगा। रोट महोत्सव के साथ सभी साधु संत उस भोजन को ग्रहण करेंगे। उसके बाद पक्का खाना बनना शुरू होगा। यानी जो दुख की घड़ी है उसको आज से समापन किया जाएगा। अब इसके बाद से उत्तराधिकारी, कार्यकारी उत्तराधिकारी या जो उनके मठ को संभालेंगे उनकी चुनाव किया जाएगा। चुनाव किए जाने के बाद उनको कुछ दिनों के लिए, जब तक नया उत्तराधिकारी नहीं मिल जाता है, जब तक देख रेख के लिए उनको वहां पर गद्दी नशीन किया जाएगा। तो इसको लेकर अब प्रक्रिया आज से शुरू हो सकती है। फिलहाल सीबीआई भी आज से अपनी कार्रवाई शुरू करेगी, साधु संत भी अपनी कार्रवाई शुरू करेंगे कि इस मठ बागंबरी गद्दी का अगला महंत कार्यकारी कौन होगा। इस बारे में आज मंथन होने की संभावना है। जी, आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास हम लौट कर आएंगे और तमाम अपडेट्स भी लेंगे। सीधे रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। नरेंद्र गिरी मामले में आज सबसे बड़ी खबर इस वक्त सामने आई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। नरेंद्र गिरी मामले में सबसे बड़ी खबर सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ वन इंडिया पर। केंद्र सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश को मंजूरी दे दी है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। और आज सीबीआई प्रारंभिक जांच का केस दर्ज कर सकती है, यानी कि ये पूरा जो केस है वो आज सीबीआई अपने अंडर में ले सकती है, पूरा हैंड ओवर यूपी पुलिस से ले सकती है। और इसके बाद इस पूरे मामले में जांच लगातार सीबीआई करेगी। इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता आलोक लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक, जिस तरीके से कहा जा रहा था कि सीबीआई की मांग की जा रही थी, सीबीआई जांच होनी चाहिए इस पूरे मामले में, उसके बाद में योगी सरकार की तरफ से भी सिफारिश की गई सीबीआई मांग के लिए, और अब केंद्र सरकार ने इसकी मंजूरी भी दे दी है, जिसके बाद सीबीआई आ जाएगी और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर केस दर्ज किया जाएगा। जी बिल्कुल, हाई प्रोफाइल मामला है। पूरे विश्व की निगाह इस समय संगम नगरी प्रयागराज पे है। प्रयागराज, तीर्थराज प्रयागराज, यहाँ पर साधु संतों की सबसे बड़ी संस्था के अध्यक्ष रहते थे, इसलिए ये साधु संतों की धुरी बन गई थी और सभी यहाँ पर पूजन अर्चन और इसके साथ ही संगम स्नान के लिए आते थे। अब सीबीआई भी यहाँ पर पहुंच गई है और वह हनुमान जी का दर्शन करने के साथ ही इस पूरे मामले की शुरुआत करेगी। हो सकता है आज जाट टाउन वो पहुंचे और वहां पर मुकदमा दर्ज कराए, मुकदमा दर्ज कराने के साथ ही अपनी कार्रवाई को भी शुरू करे। तो आज काफी महत्वपूर्ण दिन होगा महंत की हत्यारों का सुराग लगाने की शुरुआत करने का। तो अगर शुरुआत अच्छी होती है तो सब कुछ अच्छा होता है। तो हम भी ये चाहेंगे कि अच्छी शुरुआत हो और जल्द से जल्द महंत के कातिल पकड़े जाएं और जो निर्दोष हैं वो बरी हों। किसी भी निर्दोष को फंसना काफी गलत बात होती है। ये न्याय प्रक्रिया में भी साफ तौर पर कहा गया है कि एक निर्दोष को पकड़ा जाना। जी आलोक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपके पास हम फिर लौट कर आएंगे। तो आपको बता दें कि प्रयागराज से एक बड़ी खबर आ रही है। प्रयागराज में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई है। मां बेटी की हत्या की गई है, निर्मम हत्या, जिससे लोग काफी डर गए हैं। दोनों के शरीर पर गंभीर चोट के निशान हैं। तो प्रयागराज में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई है। मां बेटी की हत्या की गई है। कहा जा रहा है कि निर्मम हत्या है। मां बेटी की बॉडी जो है उस पर चोट के निशान है, गंभीर चोट है। सवाल ये उठ रहा है कि दोनों की हत्या के पीछे किसका हाथ हो सकता है। घर का सामान बिखरा हुआ मिला है। तो आपको बता दें कि घर में सारा सामान बिखरा हुआ है और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज़ वन इंडिया सबसे पहले आपको दिखा रहा है। ये घर के सारे सामान बिखरे हुए हैं और यहाँ पर जो माँ बेटी है उन दोनों की बॉडी पर जख्म बहुत गहरा है। तो घर का सामान बिखरा हुआ है और जख्म काफी गहरा है। हालांकि अभी ये पता नहीं चल पाया है कि किसने हत्या की है, क्या मकसद था इस हत्या के पीछे, क्या लूट के इरादे से कोई आया था।
अभी फिलहाल पुलिस पता करने की कोशिश कर रही है कि बिल्कुल। इस डबल मर्डर के पीछे किसका हाथ है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। न्यूज़ 1 इंडिया पर सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रयागराज की एक खबर है जहां पर मां और बेटी की निर्मम हत्या कर दी गई है। हालांकि अभी हत्यारे कौन है उसका खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है और पुलिस भी इस पूरे मामले में लगातार जांच कर रही है। लेकिन तस्वीरें वाकई अपने आप में बयां कर रही हैं कि जिस तरीके से घर का पूरा सामान बिखरा हुआ है। और इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए संवाददाता आलोक इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक, जिस तरीके से खबर इस वक्त सामने आई है, मां और बेटी की निर्मम हत्या की गई है और पुलिस इस वक्त वहां मौजूद है, लगातार छानबीन कर रही है और जांच कर रही है कि आखिर हत्यारे कौन है। जी देखिए, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जिस तरह से निर्मम हत्या की गई है माँ बेटी की, उसमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यह संपत्ति का विवाद हो सकता है। या तो आसपास के लोग या तो परिवार के ही किन्हीं लोगों ने इनकी निर्मम हत्या की है। इन दोनों बिंदुओं पर पुलिस जांच कर रही है। फिलहाल मौके पर फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट को बुलाया गया है और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट पूरी तरह से देखकर पूरी घटना का पता लगाएंगे और इसके साथ ही पुलिस अधीक्षक भी मौके पर मौजूद है और उनका कहना है कि जल्द से जल्द हम हत्यारों का पता लगा लेंगे। चूंकि ये नवाबगंज का पूरा मामला है, इसलिए इस मामले को देखते हुए पुलिस की जो टीमें हैं वो बनाने की प्रयास कर रहे हैं। आलोक, परिजनों को किस पर शक है? उन्होंने किसका नाम बताया है? जी, हमने जैसा बताया आपको कि यहाँ पर संपत्ति का विवाद चल रहा था। इस विवाद के चलते इन दोनों की हत्या की गई है। यह संपत्ति के विवाद को लेकर काफी बीच बचाव करने का प्रयास करती थी माँ, और माँ पहले आई थी। ऐसा हो सकता है कि माँ की हत्या बेटी ने देख ली हो, इसलिए बेटी की भी निर्मम हत्या कर दी गई है। इन 3 बिंदुओं को लेकर पुलिस जांच कर रही है और जल्द से जल्द हत्यारों को पकड़ने की बात की है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आलोक इस तमाम जानकारी के लिए।